Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारे चैप्टर नंबर 3 द सेल है इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। होपफुली आपको जो है वो पिछले लेक्चर के एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज के अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें गिवन हैं। हम लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स मेरे पास यूनिक नोट्स पड़े थे, मैं आप लोगों को वहाँ से चीज़ें करवा रहा हूँ। लास्ट में नहीं कि आपने यूनिक नोट से चीज़ें करनी है, कहाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप लोगों के पास जो की बुक अवेलेबल है आप लोग वहाँ से इसको कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने किसी पर्टिकुलर की बुक से करना है, बस ये कि आपका जो आंसर है वो रेलिवेंट हो। बल्कि आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो इन आंसर्स को बुक के अंदर से ढूंढा करें, जो टॉपिक्स के अंदर से आंसर्स हैं ना वहाँ से तलाश करके और फिर किया करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर के ड्यूरेशन को शॉर्ट रखने के लिए और आसानी के लिए मैं आप लोगों को की बुक से जो है इनके रेलिवेंट आंसर्स बता देता हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने बुक से करने तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ से करने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो स्टूडेंट्स सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो कहते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस क्या हैं। अब हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक इसका मेन फंक्शन ये है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। स्टूडेंट्स उसने आगे उसी को एक्सप्लेन किया, वेट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स देखें इसका आसान सा फंक्शन था। अब वो कहते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट की रोल डज द गोल्जी एपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल। अब हमें पता है कि गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनको मॉडिफाई करता है और उनकी पैकेजिंग का काम करता है। तो इट मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब स्टूडेंट्स की बुक की लाइन है, आप लोग वहाँ से इसको कर सकते हैं। अभी जो थैलियाँ जो गोल्जी वेसिकल्स बनती हैं, अब या तो इन्हें सेल के अंदर रख लिया जाता है और आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर एरिया, इन्हें बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस की शक्ल के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये दो जो हैं वो गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस हैं, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या है, वो कहता है हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग। जो लाइसोसोम है वो सेल की फंक्शनिंग में किस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं। अब सुन लाइसोसोम के फंक्शंस है, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया है तो मैंने लाइसोसोम के फंक्शंस के अलग से एक हेडिंग बनाई थी, वहाँ पे आप लोगों को मैंने इसके फंक्शंस लिखवाए थे। आप लोग इसके अंदर वही फंक्शंस लिख सकते हैं। मैं यहाँ से एक मरतबा रीड कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने वही फंक्शंस लिख देने, आप लोगों ने लाजमी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आप लोगों ने कॉपी करने हैं। लाइसोसोम्स बर्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स जो हैं गोल्जी एपरेटस से टूटकर अलग होते हैं। सेल क्या करते हैं, इंगल्फ करता है फूड मटेरियल को फूड वैक्यूल के शक्ल में। लाइसोसोम क्या करते हैं, उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होता है, मिलता है। और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते थे वो क्या करते थे, उस फूड वैक्यूल के अंदर जो मौजूद फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, तोड़ देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम जो है उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वाटर, दे आल्सो इंगल्फ द डैमेज ऑर्गेनेली। सेल के अंदर कोई डैमेज ऑर्गेनेली मौजूद होती है तो उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये लाइसोसोम जो है वो स्टोरेज का काम भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने लाजमी नहीं कि ये फंक्शंस लिखने में, आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने बुक ओपन करके लाइसोसोम के जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों ने वही लिखने हैं इसके। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आप फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो कौन से ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो स्टूडेंट्स फ़ौरन से आपके जहन में आ जाना चाहिए SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शंस आपको फिंगर टिप पर आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। लेकिन तो स्टूडेंट्स ये वही बात है, मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए, चारों इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते। पहला इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टूडेंट्स यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये फंक्शंस 4 हैं और चारों आपको फिंगर टिप पर जुबानी आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि वैक्यू, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल्स। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल सेंटर में मौजूद होता है, जबकि एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से बनता है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल्स के अंदर टेम्पोररी आर्जी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं एनिमल सेल में है मैनी स्मॉल टेम्पोररी वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आर्जी वैक्यूल्स होते हैं, जबकि ज़्यादातर मेच्योर प्लांट सेल्स के अंदर सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वाटर और फूड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं एनिमल्स के अंदर, जबकि ये क्या होता है छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से बनता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड स्पॉन्जेस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स ये आप अगर शॉर्ट में आ गया तो आप लोग इसको ना लिखें, सिंपल आप लोग जो है वो पहले 2 पॉइंट्स को लिखने के बाद थर्ड पॉइंट आप लोग लिख देंगे ये वाला, ठीक है। आप ये
जो है ना ये वाला पॉइंट स्किप कर दीजिएगा अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए डिफरेंट। तो आप लोग जो है वो पहले 2 पॉइंट लिखने के बाद थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिएगा, सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स कैन आल्सो स्टोर फूड। देखिए उसके बाद यहाँ पे इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये 3 फ़र्क अगर आपको शॉर्ट में आ रहे हैं तो आप 3 फ़र्क इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब 7th शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है स्टूडेंट्स व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। क्या हो अगर लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं वो काम करना बंद कर दें। अब लाइसोसोम आपको पता है कि क्या करता है, ये सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ता है। अब जब लाइसोसोम काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो सेल की डेथ भी हो सकती है। तो ये लिखा हुआ है इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दें प्रॉपर्ली मुनासिब तौर पर, दे डू नॉट डाइजेस्ट फूड एंड सेल्स एक्यूमुलेट वेस्ट। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट नहीं करेंगे और सेल्स जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट कर लेंगे और हत्ता कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक इसको जहन में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं व्हाई आर क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रिस्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टूडेंट्स हमें पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इस तरह से इन फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम जो है वो क्रिस्टी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रिस्टी है ये क्या करती है, यहाँ पे असल में ठीक है इसका सेलुलर एरिया है ना, जो इसका जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो क्रिस्टी है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो क्रिस्टी आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली दीवार है जिसके अंदर इनफोल्डिंग जिसे क्रिस्टी कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या करती है, सर्फेस एरिया को बढ़ा देती है जो कि सेल को अलाउ करता है ताकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा यहाँ पे रेस्पिरेशन हो सके। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, वो कहते हैं हाउ आर क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से आपस में मुंसलिक हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमाटिन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आपको आसान जुबान में बताऊँ ना तो क्रोमाटिन जो है वो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि इस तरह दरमियान में ये सेल है, सेल के दरमियान में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो जब सेल तकसीम करने लगता है तो बिखरे हुए धागे जो हैं वो आपस में कंडेंस होते हैं, इकट्ठा होना शुरू होते हैं और इकट्ठे होकर वो क्या बना देते हैं, वो क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो ये इनके दरमियान जो है वो रिलेशन है। क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमाटिन से मिलकर बनते हैं और क्रोमाटिन जो है एक फाइब्रियस मैस है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होता है जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। जबकि स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं, ठीक है, जबकि ड्यूरिंग इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस स्टूडेंट्स वो क्या, अब इंटरफेस हम देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इंटरफेस क्या है, ये वो दौरान ही होता है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करते हैं। तो जब चूंकि यहाँ पे सेल अभी अपने आप को तकसीम नहीं कर रहा होता, तकसीम के लिए तैयार कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमें जो क्रोमाटिन नजर आता है, क्रोमोसोम्स नजर नहीं आता। तो यहाँ पे डीएनए जो है हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आता है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका यही आंसर जो है वो कॉपी कर लीजिएगा, आपने यही करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व इम्पल्स, नर्व सिग्नल्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता है न्यूरॉन्स या नर्व, ठीक है, न्यूरॉन या नर्व सेल्स, जिन्हें हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ये नर्व सिग्नल्स भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो किस शक्ल में नर्व सिग्नल्स भेजते हैं स्टूडेंट्स, वो भेजते हैं नर्व इम्पल्स की शक्ल में। जो न्यूरॉन्स के हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो साथ आप छोटे से उसके अगर आप डायग्राम बना दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको बताया ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसकी डेंड्राइट होती हैं, एक्सोन्स होती हैं और सेल बॉडी होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, उसके डायग्राम भी यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप लोग लाजमी बना दें। तो स्टूडेंट्स ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमारे एक इस पेज बुक के पेज के ऊपर जो गिवन थे हमने इनको जो है वो सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मजीद हैं, हम इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव्स। मेसोफिल सेल्स प्लांट लीव्स में क्या करते हैं, उनका फंक्शन लिखना है आपने। आपको पता है कि मेसोफिल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट कसरत से पाए जाते हैं। अब चूँकि इनमें क्लोरोप्लास्ट कसरत से पाए जाते हैं तो इनका काम जो है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस है। तो स्टूडेंट्स दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ठीक है ग्लूकोज तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका सिंपल सा फंक्शन है। आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और जो मेसोफिल सेल्स में आपने पढ़ा वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कहता है हाउ वुड यू डिफाइन स्टेम सेल। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया, मैंने आप लोगों को स्टेम सेल की डेफिनेशन लगवाई है, ठीक है, बुक में निशान जो है वो लगी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोग स्टेम सेल्स वाला लेक्चर ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टेम सेल की डेफिनेशन निशान लगवाई। आप लोगों को जो है वही डेफिनेशन लिखनी है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि आगे वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, इन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में नेम द केमिकल कंपोनेंट्स दैट मेकअप। उन केमिकल कंपोनेंट्स का आपने नेम बताना है जो कि किसको बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन जो है किससे मिलकर बनी होती है, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन याद हो तो सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लेकिन मेजर इसकी यही कंट्रीब्यूशन आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है, प्लांट की सेल वॉल मेजर सेलुलोज से मिलकर बनती है। अगर वो आपसे मजीद पूछे कि प्राइमरी सेल वॉल, मिडल एमिला, सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, तो फिर आप मजीद डिटेल बताएंगे। लेकिन जब वो आपसे पूछता है कि प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, तो सेलुलोज आप बता दें, इनफ है। बैक्टीरियल सेल वॉल आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। राइबोसोम्स जो है आपको पता है कि प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं, जबकि जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको पता है कि क्रोमाटिन के कंडेंस होने से बनते हैं, और जो क्रोमाटिन है वो आगे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये सारी जो बातें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ना यहाँ पे एक लेबलिंग का एक हिस्सा दिया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये इसने 1 2 3 करके ना लेबल किया हुआ है सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इनको देखना है, ये आप लोगों के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको देखकर और फिर इसको लेबल करना है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एनिमल सेल है। स्टूडेंट्स अगर आप इसको स्टडी करेंगे ना, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लियर दिखाऊँ तो ये देखें ये वाला एनिमल सेल है, ठीक है, और ये प्लांट सेल। अब देखें प्लांट सेल में क्या है, ये दरमियान में बड़ा वैक्यूल मौजूद है, तो ये एनिमल सेल है, और इस साइड पर जो है ये मौजूद है प्लांट सेल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नोट्स के अंदर यहाँ पे एनिमल सेल की जो है वो लेबलिंग गिवन है, और ये प्लांट सेल की लेबलिंग गिवन है। आपने क्या करना है, आप पहले इसको खुद से देखिएगा, ठीक है, लेबल करके कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने लेक्चर्स के दौरान डायग्राम्स को जो है वो अच्छी तरह से हमने स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को होपफुली आपको ज़्यादा डायग्राम्स का पता चल जाएगा। बहुत कम ऐसे डायग्राम्स होंगे जिनका आपको सही तरह से पहचान नहीं हो रही होगी, तो आप यहाँ से देख के उनको कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। पहले आप लोग क्या करें, बुक से खुद कोशिश करें कि इनको लेबलिंग करें कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, फिर आप लोग यहाँ से उसको मैच कर लीजिएगा। तो जो आप लोगों का ठीक हो, ठीक है, वो आपका ठीक है, लेकिन जहाँ पे गलत हो तो वहाँ से इसको देख के करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आए, अब हम नेक्स्ट जो है वो राइट आंसर्स इन डिटेल, ये स्टूडेंट्स हमारी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इनको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस में वो क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, आपने ये सिंपल बुक के ये जो हमने टॉपिक्स है ना सिंपल वही हैं, आप लोगों ने उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करना है सेल मेम्ब्रेन का, तो स्टूडेंट्स वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखना है, साथ आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अच्छी डायग्राम बनानी है। अगर आप लोगों को बनानी नहीं आती तो मैंने अपने लेक्चर के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर है मैंने वहाँ पे सिखाई, आप लोग वहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है, अपने तीनों इसकी लेयर्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर देना है। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने किस तरह से लिखना है। आप लोग वहाँ पे जाकर उसके पॉइंट्स को देख सकते हैं, किस तरह पॉइंट्स बना के न्यूक्लियस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखना है। स्टूडेंट्स इसी तरह लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किस तरह से लिखना है और इनकी डायग्राम्स को किस तरह से बनाना है, ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया है। आप लोगों ने वही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पास पेपर्स में, ठीक है, ये जो पिछली बुक थी उसमें भी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, इसके डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया हुआ है। हाउ डज ट्रिगर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल, स्टूडेंट्स प्लांट सेल में ट्रिगर प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है, ये वैक्यूल्स वाला जो टॉपिक है ना, वैक्यूल में जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें वैक्यूल इन प्लांट सेल्स की मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी, आप लोगों ने वो पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पे लिखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जब हमने कंपैरिजन को स्टडी किया था एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान, तब भी मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस लिखवाए थे, लेकिन मैं आप लोगों को डिफरेंसेस एक बार तो दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई जो है वो मसला ना रहे। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंस को यहाँ से देख कर यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इस डिफरेंस को नोट डाउन कर लें, कॉपी के ऊपर लिख लें। ये डिफरेंस आपने इसी तरह से बोर्ड के अंदर भी लिखना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है, वो कहते हैं डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ लेबर वाला पूरा आपने जो पैराग्राफ जो है वो लिखना है, साथ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स एंड अक्रॉस सेल्स को भी बताना है। उसमें 4 से 5 एग्जांपल्स हैं। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स में 3-4 ऑर्गेनाइजेस की एग्जांपल है, डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स की एग्जांपल है, रेड ब्लड सेल्स की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स आप वहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग 2 ऊपर वाले में दे दें डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स में, 2 डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल्स में दे दें, तो आप लोगों की 4 एग्जांपल्स हो जाएंगे, जबकि वो 3 पूछ रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको ये भी कवर हो जाएगा। उसके बाद राइट एंड ऑर्डर सेल स्पेशलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स वैसे इतना नंबर लोगों को आता नहीं है, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा डिफाइन सेल स्पेशलाइजेशन, राइट एंड ऑर्डर एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। आपसे एक पूछ लेगा सेल या दो पूछ लेगा, इस तरह से आपसे वो पूछ सकता है। बहरहाल सेल स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे क्या है, सेल स्पेशलाइजेशन के डेफिनेशन और 6 सेल्स, 2 प्लांट सेल्स और 4 एनिमल सेल्स की जो स्पेशलाइजेशन आपकी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, आपने उसको लिखना है। अगर ये पूछ ले तो आपने एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देनी है सब एनिमल सेल्स की, ठीक है। वो जो एपिडर्मल सेल्स, मेसोफिल सेल्स हैं, उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप देके इसको लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। आप लोगों को स्पेसिफाई कर देगा कि आप लोगों ने कौन से सेल्स के मुतालिक लिखना है। तो आप लोगों ने इसको जो है जब तैयार करेंगे तो आप लोगों ने सारे सेल्स को तैयार करने हैं, लेकिन पेपर में जब आपसे पूछेगा तो आपको वो स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारा इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स इंक्विजिटिव क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख लिए हैं, आप लोगों ने क्या करना है इनको वहीं से देख के नोट कर लेना है। मैं आप लोगों को इसको समझा भी देता हूँ। वो कहता है व्हाट इम्पैक्ट माइट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब होता है फंक्शन सही तरह से परफॉर्म ना करना, और एब्सेंस या गैर मौजूदगी हैव अनदर ऑर्गेनाइज एबिलिटी टू ऑपरेट इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो दूसरी ऑर्गेनाइज की जो ऑपरेट काम करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, वो किस तरह से उसका क्या असर पड़ेगा, किसका असर पड़ेगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो गलत काम करे या वो मौजूद ना हो सेल के अंदर, तो सेल के अंदर काम करने वाली दूसरी ऑर्गेनाइज की काबिलियत पर वो किस तरह से असर पड़ेगा, हमने इसको बताना। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कौन सप्लाई कर रहा है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई कर रहा है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरह से काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि सेल में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे और सेल की डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इम्पैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और एब्सेंस हैव ऑन अदर ऑर्गेनाइज एबिलिटी टू ऑपरेट इन अ सेल। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर शॉर्ट करके लिखा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्स पावर हाउसेज हैं। इफ़ दे माल फंक्शन यहाँ पे आप यहाँ पे डिसफंक्शन भी लिख सकते हैं। माल फंक्शन डिसफंक्शन का एक ही मतलब होता है, और आर एब्सेंट, अगर ये गलत काम करें या सही तरह से काम ना करें या फिर ये गैर मौजूद हों, तो सेल जो है वो लैक्स एनर्जी, सेल के अंदर एनर्जी मतलब एटीपी की क्या हो जाएगी, लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब दिस इम्पैक्ट, अब इसका असर क्या होगा, ऑल ऑर्गेनाइज, तमाम ऑर्गेनाइज पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, एज दे नीड एनर्जी टू फंक्शन, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए तमाम ऑर्गेनाइज को क्या चाहिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कांट फोल्ड प्रोटीन्स प्रॉपरली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पर्टिकुलरली लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उन्हें एक मेम्ब्रेन में फोल्ड करके उन्हें आगे भेज देता है। तो लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सही नहीं बनेंगी। गोल्गी अपरेटस जो है वो आपको पता है गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, उन प्रोटीन्स को पैकिंग करता है और उनको मॉडिफिकेशन करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गोल्गी अपरेटस कांट पैकेज, उनको पैक नहीं कर पाएगा। एंड शिप मटेरियल, शिप का मतलब है स्टूडेंट्स भेजना, वो जो थैली के अंदर गोल्जी वेजिकल्स के अंदर मटेरियल्स को पैक करके जो आगे शिपिंग करता है ना, जो आगे भेजता है, वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। अब वो चीज़ें जिनको सेल मेम्ब्रेन गुजरने नहीं देती लेकिन वो सेल के लिए ज़रूरी हैं, तो उनके लिए ख़ास तरह का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी को इस्तेमाल करके उन चीज़ों को सेल के अंदर लिया जाता है। अब जब एटीपी नहीं होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो उन चीज़ों के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगी, तो उन चीज़ों की सेल के अंदर कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट अब सेकंड इंक्वेस्टिव क्वेश्चन देखें, उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट में हैपन इफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियस वर टू फेल। अगर राइबोसोम और न्यूक्लियस के दरमियान जो राब्ता है वो टूट जाए तो क्या होगा, एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सेल है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये है न्यूक्लियर पोर्स हैं। अब न्यूक्लियस और राइबोसोम में एक सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है ना, वो राइबोसोम्स की बनने की जगह है, ठीक है, वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है। एक इसका तरीका राब्ता ये है, और दूसरा इसका राब्ता ये है कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन्स बनाना, और वो प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, वो प्रोटीन्स उस वक्त बनाते हैं जब न्यूक्लियस से एक मैसेंजर आरएनए आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूक्लियस में एक धागा आता है, एक इन्फॉर्मेशन आती है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से मैसेंजर आरएनए कहते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, जैसे ही आता है राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट दोनों उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और दोनों उसको रीड करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो जब ये जो है वो न्यूक्लियस का और राइबोसोम्स के किस्म की कोऑर्डिनेशन है, तो जब ये कोऑर्डिनेशन टूट जाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम्स ने बनाने, और राइबोसोम्स ने वो प्रोटीन्स कैसे बनाने हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ कोऑर्डिनेशन में बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम इसका आंसर देखते हैं।
वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए इसका आंसर मैंने गिवन है, what may happen if the coordination between ribosomes and the nucleus were to fail and why it is so important। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, ये इसका पहले वो बता रहा है कि क्या होगा अगर कोऑर्डिनेशन टूट जाए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। इफ़ राइबोसोम न्यूक्लियस कोऑर्डिनेशन फेल्ड, अगर राइबोसोम और न्यूक्लियस का कोऑर्डिनेशन जो ताल्लुक है वो टूट जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, प्रोटीन की तैयारी रुक जाएगी। अब न्यूक्लियस होल्ड्स डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। अब डीएनए क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, हदायत देता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। राइबोसोम्स क्या करता है, इन हदायत को पढ़ता है। अब विदाउट दिस कोऑर्डिनेशन, बगैर राइबोसोम और न्यूक्लियस में कोऑर्डिनेशन का मतलब बगैर राइबोसोम जो है, जब राइबोसोम जो है वो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं कर पाएंगे तो बगैर इस कोऑर्डिनेशन के जो सेल्स हैं वो एसेंशियल प्रोटीन्स नहीं बना पाएंगे। ज़रूरी प्रोटीन्स जब नहीं बनेंगी तो स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी साइज़ में इजाफे के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो जब ये सारी प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर का मतलब ज़ख्म का दोबारा से भरना, फंक्शन परफॉर्म नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट्स वाइटल बिकॉज प्रोटीन्स आर द सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि सेल को बनाने वाली चीज़ें क्या हैं, प्रोटीन। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। सेल के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंजाइम्स, वो भी प्रोटीन्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि प्रोटीन्स इस वजह से इंपॉर्टेंट है और इसका कोऑर्डिनेशन इस वजह से अहम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।